स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस डेली वीडियो करंट अफेयर्स लेक्चर के अंतर्गत हम लोग न्यूज़पेपर डिस्कशंस को कवर करेंगे। इसमें देखेंगे कि पटना हाईकोर्ट के द्वारा बिहार में जो आरक्षण की सीमा थी, जो 65%, ये 65% नहीं बल्कि 65% कैटेगरीज का आरक्षण है और 10% आप देख सकते हैं EWS का आरक्षण, अर्थात टोटल जो आरक्षण है 75% आरक्षण की सीमा जो थी बिहार सरकार के द्वारा दिया गया था, उसको पटना हाईकोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया। इसी के बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि अब इस आरक्षण की सीमा को जो हाईकोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया था, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो देख लेते आज का हमारा किस प्रकार हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो देख सकते हैं कि हम सबसे पहले जानेंगे कि यह विषय चर्चा में क्यों है, उसके बाद आखिर क्या कानून था, आखिर किस जो हाईकोर्ट के द्वारा रद्द किया गया था 75% आरक्षण जो था, वो 75% आरक्षण किस कैटेगरी को कितना दिया गया, तो उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। साथ ही जातीय जनगणना 2023 को डिस्कस करेंगे। इसलिए डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि जातीय जनगणना के बाद ही सरकार के द्वारा आरक्षण की सीमा वृद्धि की गई थी। और साथ ही देखेंगे कि क्या आरक्षण की सीमा जो पता होगा आपको कि 50% होता, क्या इसमें वृद्धि किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, किस राज्य, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। यह वीडियो लेक्चर जो है प्रीलिम्स के दृष्टिकोण के साथ साथ आप देख सकते हैं मेंस, इंटरव्यू, इससे सभी दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो आप देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए आरक्षण कानून में किए गए हालिया संशोधन की संवैधानिक वैधता को खारिज कर दिया है। वहीं सरकार के कानून को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को स्वीकृति दी है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो आप सभी को पता होगा कि संविधान अर्थात शासन प्रणाली के 3 अंग होते हैं, जिसको हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है बेसिक्स में। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का कार्य है कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका उसको लागू करती है, और न्यायपालिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि यदि विधायिका के द्वारा जो कानून का निर्माण किया जा रहा है वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, संविधान के अनुरूप नहीं है, तो उसको क्या कर सकता है, वो असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो इसी आधार पर इसको किया गया है, रद्द किया गया। वहीं बताया जा रहा है कि इसमें जो रिट याचिका जो दिया गया है, इसमें जो रिट याचिका जो पिटिशनर था उनका कहना था कि ये जो दिया गया है आरक्षण, ये जो है 15 और आर्टिकल 16 अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 16 का ये कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि क्या कर रहा है, ये वायलेशन कर रहा है। देख सकते हैं इसमें बताया जा रहा है कि पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछे जा सकते हैं कि पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है, तो के विनोद चंद्रन एवं न्यायाधीश हरीश कुमार की खंडपीठ ने विगत 11 मार्च को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे गुरुवार अर्थात आज 20 जून को इसमें सुनाया गया। तो आप सभी को ये जानना जरूरी है कि इससे पहले जब 11 मार्च को हाईकोर्ट के पास ये मामला पहुंचा था, तो पटना हाईकोर्ट इसको क्या कर लिया था, सुरक्षित कर लिया था, यानी कि बताया था कि हम बाद में अपना फैसला सुनाएंगे। और आज देख सकते हैं 20 जून को जो है पटना हाईकोर्ट के द्वारा इस मामले में सूचना सुनाई गई है, फैसला सुना दिया गया है। और ये बताया गया है कि बिहार सरकार के द्वारा जो आरक्षण की सीमा 75% लाया गया था, वह जो है वो गलत है, ये संविधान का वायलेशन कर रहा है, इसलिए इसको रद्द कर दिया गया। अब देख लेते हैं कि हाईकोर्ट के द्वारा क्या फैसला सुनाया गया है। तो बताया जा रहा है कि जो याचिकाकर्ता अर्थात पिटिशनर थे, उनका कहना था कि रिजर्वेशन इन कैटेगरी की आबादी के बजाय इनके सामाजिक और शिक्षा में पिछड़ेपन पर आधारित होना चाहिए। बिहार सरकार का फैसला आर्टिकल 16(1) और 15(1) का उल्लंघन है। यानी कि जो पिटिशनर है उनका कहना था कि आरक्षण जो दिया जाता है वो सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन को आधार पर रख कर दिया जाता है, न कि उनके समुदाय के आधार पर कि उनकी आबादी अधिक है तो उनको दे दिया जाए। ये इसलिए ऐसा कहा गया है क्योंकि जाति जनगणना 2023 में कराया गया था, और जैसे ही जातिगत जनगणना का रिपोर्ट आ गया था उसके बाद ही सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया था और आरक्षण की सीमा में वृद्धि करके 75% कर दिया गया था। तो यह याचिकाकर्ता का कहना था कि हमें आरक्षण अगर आपको देना है तो इसका मूल उद्देश्य सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन होना चाहिए, लेकिन आप जो दे रहे हैं इसका मेन आधार है कि आप समुदाय की आबादी को देख रहे हैं कि उस आबादी में इतने वर्ग हैं तो हमको इस आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो ये गलत है और ये आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 का क्या करता है, उल्लंघन करता है। आर्टिकल 15 के बारे में आपको पता है कि आर्टिकल 15 जो है हर तरीके के प्रतिषेध करता है, जाति, धर्म, लिंग, छुआ, इस सब के आधार पे जो है, वंश, लिंग के आधार पे क्या करता है, वो प्रतिषेध लगाता है। वहीं आर्टिकल 16 जो है ये सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात करता था, समानता की बात करता है कि इस तरीके से हमें
लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं कि जो कानून पटना हाईकोर्ट के द्वारा रद्द किया गया, आखिर यह कानून क्या था। तो बताया जा रहा है कि जाति जनगणना के बाद 21 नवंबर 2023 को कानून लाया गया था, जिसमें SC, ST, EBC और अन्य पिछड़े वर्गों को 65% आरक्षण कर दिया गया था, और जबकि सामान्य श्रेणी के लिए 35 आरक्षण था। आप देख सकते हैं कि अगर 100% है तो इस प्रकार था। यहाँ पे जो कैटेगरीज जैसे SC, ST, OBC के लिए जो था 65% आरक्षण था, और 10% आप देख सकते हैं EWS के लिए था, और जो बच जाता है 25% ये किसके लिए हो जाता था, जनरल के लिए हो जा रहा था। तो ये प्रावधान था। अब देख लेते हैं कि ये 65% या अर्थात 75% जो आरक्षण था उसमें किस प्रकार की वृद्धि की गई। तो आप देख सकते हैं यह न्यूज़ आर्टिकल हमारा है। इसमें बताया जा रहा है कि बिहार में आरक्षण की सीमा में वृद्धि की गई है, और ये कितना वृद्धि किया गया था। तो पहले 50% था, 50% तो कैटेगरीज वाइज था, और 10% EWS के था, तो 60% था, और इसमें 15% वृद्धि करके कितना कर दिया गया था टोटल, तो 75% कर दिया गया था। तो ये 75% आरक्षण की सीमा में आप देख सकते हैं कि 50% SC, ST, OBC का था, और 10% EWS के लिए था। अब नेक्स्ट बताया जा रहा है कि ये 75% आरक्षण में किस कैटेगरी को कितना था उसको भी देख लेते हैं। पहले देख लेंगे कि पूर्व में कितना था और वर्तमान में कितना है। तो बताया जा रहा है कि पूर्व में जो अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC कैटेगरी की बात किया जाए तो पहले जो आरक्षण, ये जो जाति जनगणना 2023 के पहले की स्थिति था 18% था, और आने का जो 75% आरक्षण हुआ था तो ये बढ़कर कितना हो गया था, आप देख सकते हैं 25% हो गया था। वहीं BC की बात किया जाए तो पहले 12% था, अब बढ़कर कितना हो गया था, 18% हो गया था। अगर इस आधार पर देखा जाए पिछड़ा वर्ग की बात किया जाए जिसमें EBC और BC दोनों आ जाता है, तो पहले कितना था आरक्षण उनका 30% था, और अब जो बढ़कर कितना हो गया था 43% हो गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। वहीं बताया जा रहा है कि अनुसूचित जाति में भी आरक्षण की सीमा में वृद्धि किया गया था। पहले इनका 16% था, और बाद में इनके बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 20% कर दिया गया था। वहीं बताया जाए कि ST अनुसूचित जनजाति की बात करें, पहले 1% था और बाद में बढ़ाकर 2% कर दिया गया था। अब इसका क्या, ये फैसला का क्या असर पड़ेगा, तो सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो सरकार इस दिशा में और प्रयास कर सकती है। और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जाति आधारित जनगणना के लिए भी सरकार को कई बार झटका मिला था, लेकिन सरकार हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गई, उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जा जाति आधारित जनगणना को सही मान लिया गया। तो उसी आधार पर आप चाहे तो सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर अप्लाई कर सकता है। लेकिन फिलहाल अगर यह व्यवस्था लागू नहीं, अगर कैंसिल हो गया पूरी तरीके से, अगर लागू नहीं होता है तो आरक्षण की जो पहले पूर्ववत व्यवस्था थी वही व्यवस्था रह जाएगी। ये पहले कितना 18% EBC के लिए, BC के लिए 12%, SC के लिए 16% और अनुसूचित जनजाति के लिए 1% और EWS के लिए 10%, ये पूर्ववत व्यवस्था हो जाएगी। चलिए अब हम देख लेते हैं, ये तो हमने देख लिया कि 75% आरक्षण में कैसे था, उसके बारे में हमने डिटेल्स में डिस्कस किया। अब हम देख लेते हैं कि जाति जनगणना 2023 आखिर जो कराया गया था इसके बारे में भी डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसी के आधार पे सारा इशू क्रिएट हुआ है। तो ये हमारा मूल उद्देश्य है कि करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको बेसिक्स की भी तैयारी कराई जाए, ताकि इससे प्रश्न आए तो प्रीलिम्स में हो, मेंस हो, इंटरव्यू, किसी प्रकार के प्रश्न देने को आप सक्षम हो पाए। तो देख लेते हैं जाति आधारित जनगणना 2023 के बारे में। बताया जा रहा है कि यह कुल 2 चरण में संपन्न हुआ था। इस पे कुल 500 करोड़ खर्च हुए थे। इसमें जो जाति टोटल शामिल थी, इसमें 215 जातियां शामिल थी। इसके लिए बिहार सरकार के द्वारा एक बीजिगा करके ऐप भी लॉन्च किया गया था, और इसका जो पहला चरण जो किया गया था ये 7 जनवरी से स्टार्ट होकर 11 जून तक चला था पहला चरण। उसके दूसरे चरण में आप देख सकते हैं कि हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगाया गया, सुप्रीम कोर्ट के बाद रोक लगाया, फिर भी सरकार इस दिशा में प्रयास हौसला जारी रखी और सरकार की जीत हुई। और आप देख सकते हैं कि सेकंड चरण जो है हुआ था वो 15 अप्रैल से पटना के बख्तियारपुर से स्टार्ट हुआ। तो वहीं नेक्स्ट बात किया जाए कि भारत में इस प्रकार की जाति आधारित जनगणना पहले हुए थे कि नहीं, तो बताया जा रहा है कि 1931 में जो है पहली बार देश में जाति आधारित जनगणना कराया गया था। ये VVI पॉइंट एग्जाम से पूछा जा सकता है कि देश में पहला बार जाति आधारित जनगणना कब कराया गया था, तो 1931 में कराया गया था। 2011 में जो जनगणना हुआ था सामान्य, उसमें जाति आधारित जनगणना भी हुआ था, परंतु उसके आंकड़े शामिल नहीं किए गए थे। वर्ष 2014-15 में जो है कर्नाटक सरकार के द्वारा जाति आधारित जनगणना कराया गया था, लेकिन इसका नाम सामाजिक एवं आर्थिक
सर्वेक्षण नाम दिया गया था। वहीं बताया जा रहा है कि वर्ष 2023 में बिहार सरकार के द्वारा इस दिशा में प्रयास किया गया और बिहार पहला स्टेट बना जो जाति आधारित जनगणना करवाया और उसके रिपोर्ट को भी जारी किया। तो रिपोर्ट को जारी करने वाला और जाति आधारित जनगणना करने वाला बिहार पहला राज्य बन गया। उसके बाद आप देख सकते हैं उड़ीसा, झारखंड, कई राज्य सरकार के द्वारा इस पर पहल किया गया और वहाँ पर भी जाति आधारित जनगणना कराई गई। अब देख लेते हैं जाति आधारित जनगणना से जो रिपोर्ट आया था, ये VVI और मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम्स के लिए। अगर आप बिहार में किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे 70वीं BPS से बिहार दरोगा या कोई भी एग्जाम, यहाँ से निश्चित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो जाति आधारित जनगणना हुआ था उसके आधार पर अगर देखा जाए तो बिहार में कुल कितनी आबादी थी, तो टोटल 215 जातियां शामिल थी। लेकिन अगर कुल जनसंख्या पूछा जाए तो 13,07,25,310 था। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि जाति आधारित जनगणना 2023 के आधार पर बिहार की कुल आबादी कितनी है, 13,07,25,310। अगर इसका तुलना किया जाए 2011 की जनसंख्या से तो लगभग इसमें देख सकते हैं कि 2011 में जो जनसंख्या था बिहार का 10,40,99,452। इसमें कितनी की वृद्धि हुई है, तो लगभग आप देख सकते हैं 25.5% की वृद्धि हुई है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम से प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि जनगणना 2011 के रिपोर्ट से पूछे जाते हैं। तो ये संभावना है कि निश्चित ये दोनों पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि कुल कितनी आबादी है जाति आधारित जनगणना के आधार पर ये और कितनी वृद्धि हुई, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं कि किस वर्ग की कितनी संख्या है बिहार में 2023 के आधार पे। तो अति पिछड़ा वर्ग जो है ये 4.7 करोड़ था। वही इनका अगर परसेंटेज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा EBC ही बिहार में था 36.01%। वहीं पिछड़ा वर्ग बताया जाए तो ये 3.5 करोड़ थे और इसका प्रतिशत देखा जाए तो 27.12% है। अगर टोटल आधार पर प्रतिशत अगर पिछड़ा वर्ग में बात किया जाए तो पिछड़ा वर्ग में BC और EBC को मिलाकर जो परसेंटेज हो जाता है वो 63% है। तो इसी के आधार पर जो है बिहार सरकार के द्वारा जब आंकड़े आए तो बिहार सरकार को लगा कि इनको जो है आरक्षण में सीमा में वृद्धि किया जाए, इनको और भी आरक्षण का लाभ दिया जाए ताकि इनका जो मूल उद्देश्य इनका कल्याण हो सके और जो अभी तक मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए हैं विकास के मार्ग में उनको लाभ जोड़ने के लिए बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण की सीमा में वृद्धि कर दी गई थी। वहीं बताया जा रहा है कि SC की जनसंख्या कितनी थी, तो देख सकते हैं ये लगभग 19.65% हिस्सेदारी रखते थे और ये लगभग 2.5 करोड़ थे। वहीं ST की बात किया जाए तो ये 21 लाख अगर लगभग 22 लाख मान सकते हैं और परसेंटेज था 1.6। वहीं सामान्य की बात किया जाए तो इनका जो बिहार में जो जनसंख्या था कुल आबादी 2.02 करोड़ और इनका परसेंटेज है 15.52%। तो इसी को आधार बनाकर ही बिहार सरकार के द्वारा क्या किया गया था, ये नया आरक्षण सीमा लाया गया था और आरक्षण की सीमा में वृद्धि कर दिया गया था। इस चीज़ को तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि EBC 63% है, सामान्य जो 15.51%, अनुसूचित जाति 19.6 और अनुसूचित जनजाति 1.6% है। अब हम देख लेते हैं आरक्षण की सीमा। आखिर आरक्षण की सीमा क्या है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पटना हाई कोर्ट के द्वारा इसको रद्द किया गया और कहीं ना कहीं बार बार इस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो इसके बेसिक्स को हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि आरक्षण सीमा का जो इजाद हुआ था वो इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम केंद्र सरकार अर्थात यूनियन ऑफ इंडिया, इसे मंडल जजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस मामले में 1992 में ही आरक्षण की सीमा का निर्धारण किया गया था कि आरक्षण की सीमा कितनी होगी इस मामला का। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यह मामला क्या था, फिर हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरक्षण की सीमा कितना दिया गया था। बताया जा रहा था कि यह मामला सबसे इम्पॉर्टेंट है। बताया जा रहा है कि 1979 में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे श्री मोरारजी देसाई, उनके द्वारा आर्टिकल 340, ये आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखेगा। आर्टिकल 340 के अंतर्गत जो है पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए जो है द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। किसके अध्यक्षता में? BP मंडल के अध्यक्षता में। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। सबसे पहले देख लेते हैं, पूछा जा सकता है कि फर्स्ट जो है पिछड़ा वर्ग आयोग कौन था, तो काका साहब कालेलकर थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा, कालेलकर। ये BPSC के द्वारा ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका है कि प्रथम जो है पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो काका साहब कालेलकर थे। इनका द्वारा गठित किया गया था लेकिन इनके रिपोर्ट को नहीं माना गया था। लेकिन 1979 में जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के द्वारा आर्टिकल 340 के साथ जो दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नियुक्ति की गई थी और इसके अध्यक्ष थे BP मंडल। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि कब। तो और बताया जा रहा है कि इनका मूल उद्देश्य था हमें कि जो समाज में शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग की स्थिति की जांच करना और उनके डेवलपमेंट के लिए क्या प्रयास किया जाए इसका सुझाव देना था। यह आयोग जो है अर्थात BP मंडल आयोग जो है 1980 में अपनी रिपोर्ट देता है और यह बताता है कि इनके लिए जो है
जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए जो है सरकारी नौकरी में जो है 27% अर्थात 27% आरक्षण की ये बात करते हैं। परंतु जनता पार्टी की जो सरकार होती है वो गिर जाती है। उसके बाद जो है 1990 में आप देख सकते हैं बीपी सिंह की सरकार आती है और ये जो है 27% की आरक्षण की व्यवस्था को लागू कर देते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि जनता पार्टी के द्वारा लाया जाता है लेकिन उनकी सरकार गिर जाने से लागू नहीं होता है, परंतु 1990 में बीपी सिंह की सरकार आती है और ये 27% आरक्षण की सीमा को लागू कर दिया जाता है। उसके बाद जो आप देख सकते हैं 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आती है और ये इनके द्वारा जो है आर्थिक आधार पर, इस पॉइंट को याद रखिएगा, आर्थिक आधार पे जो है 10% आरक्षण लाने का प्रावधान किया जाता है, जिससे जो है इसी को चुनौती देने के लिए इंदिरा साहनी जो है दिल्ली की एक महिला पत्रकार थी, ये सुप्रीम कोर्ट चली जाती हैं और इसी आधार पे जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले में 9 जजों की बेंच बैठती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, 9 जजों की बेंच रहती है और उसी मामले में जो है बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया जाता है, जो आज भी इसका मिसाल दिया जाता है जब भी आरक्षण की सीमा की बात की जाती है। तो वही बताया जा रहा है कि इंदिरा साहनी केस में 9 जजों की बेंच थी। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण को सही ठहराया और ऐतिहासिक फैसला सुनाया। क्या बताया, तो हमने स्टार्टिंग में देखा कि जो 27% आरक्षण जो दे दिया गया था बीपी सिंह सरकार के द्वारा, इसे बताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये सही है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और इसमें 9 जजों की बेंच ने जो फैसला सुनाया है वो ऐतिहासिक है और आज भी कहीं ना कहीं ये मिसाल है। तो क्या फैसला था, तो बताया जा रहा है कि ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को संवैधानिक मान्यता दी थी। बोला गया कि ये सही है। दूसरा नंबर इन्होंने बताया कि आरक्षण आपको जितना देना दीजिए, लेकिन आरक्षण की सीमा जो है 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी आरक्षण कितना होगा, मैक्सिमम 50% होना चाहिए। नेक्स्ट बताया गया कि आरक्षण जो है केवल प्रारंभिक नियुक्तियों पर लागू होगा, अर्थात पदोन्नति पे आरक्षण लागू नहीं, यानी कि ये बताया गया इंदिरा साहनीवाद में कि जैसे फर्स्ट बार वैकेंसी है उसमें फॉर्म भरे तो उस वक्त आप आरक्षण का लाभ मिलेंगे, लेकिन प्रमोशन जो होता है उसमें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये इंदिरा साहनी बाद का था। बाद में प्रमोशन में भी आरक्षण दिया गया, वो अलग चीज़ है, लेकिन इंदिरा साहनी बाद में बताया गया था कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट बताया गया था कि क्रीमी लेयर के अंतर्गत जो भी जातियाँ आएंगे उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आप सभी को पता होगा क्रीमी लेयर के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उस क्राइटेरिया के अंतर्गत आप आ जाते हैं। जैसे मिनिमम 8 लाख मान लेते हैं कि सालाना आय हो, अगर आपके पास 8 लाख से ऊपर आए तो आपको, आप कैटेगरी में फिर भी आपको लाभ नहीं मिलेगा, आपको एज ए जनरल काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि आरक्षण व्यवस्था का न्यायिक पुनर्वलोकन हो सकता है। न्यायिक पुनर्वलोकन का मतलब ये होता है कि आरक्षण व्यवस्था में आप दे रहे हैं, जैसे बिहार सरकार के द्वारा, अब इसका सीधा एग्जाम्पल न्यायिक पुनर्वलोकन का इससे समझ सकते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा जो है आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 75% कर दिया गया। अब यह मामला कानून के पास गया तो न्यायपालिका जो है इसको देखेगा कि सही है कि नहीं। तो न्यायपालिका के द्वारा जब देखा गया तो बताया क्या रही, तो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 का उल्लंघन कर रहा है, तो क्या करता है न्यायपालिका, इसको क्या किया, रद्द कर दिया गया। तो ये पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो ये रद्द किया गया, यही होता है न्यायिक पुनर्वलोकन। न्यायिक पुनर्वलोकन का सामान्य अर्थ होता है कि न्यायपालिका जो है जो भी कानून बनाए उसका संवैधानिकता की जांच कर सकता है कि सही है या नहीं। अगर संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसे क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है। तो दोस्तों ये आप बहुत ही अभी तक पूरे अच्छे से समझ गए होंगे, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे से मैंने समझा दिया, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जाति आधारित जनगणना देखा, बिहार का 75% आरक्षण की बात किया, इंदिरा साहनी बात को देखा, पहला पिछड़ा वर्ग आयोग को देखा, सेकंड पिछड़े वर्ग, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम्स में निश्चित ही पूछे जाएंगे। अब देख लेते हैं कि क्या आरक्षण की सीमा जो 50% है, क्या ये इससे बढ़ाया जा सकता है कि नहीं। तो बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में आप देख सकते हैं कि कई राज्य सरकारों के द्वारा इस दिशा में बहुत प्रयास किए गए। सबसे पहले आप देख सकते हैं तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो है इस दिशा में प्रयास किया गया था। तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर जो है ये कितना 50% से बढ़ाकर 69% कर दिया, 69% कर दिया गया था और इसको जो है 9वीं अनुसूची में कर दिया गया था। अपने 9वीं अनुसूची के बारे में हमने डिस्कस किया था। 9वीं अनुसूची में यह बताया गया था कि जो भी कानून जो 9th शेड्यूल में अर्थात 9वीं अनुसूची में डालाया जाता है तो इसका जुडिशियल रिव्यू अर्थात न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं हो सकता है। ये स्टार्टिंग में व्यवस्था था, इसलिए जब भी कोई होता था राज्य सरकार, कुछ भी मामला होता था, आरक्षण होता, तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा भी यही किया गया था। आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 69% कर दिया गया था और ये 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। बाद में और वर्तमान में यह स्थिति है, उसके बारे में हम देख सकते हैं कि 9th शेड्यूल को भी हमने डिटेल्स में डिस्कस किया। अब इसमें भी कोई अगर इशू आता, कोई मुद्दे लाए जाते तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ये वर्तमान की व्यवस्था है। उसके बाद बताया जा रहा है कि बिहार सरकार के द्वारा जो 75% आरक्षण किया गया, ये भी इस दिशा में ही प्रयास था। अब बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा भी इस दिशा में प्रयास बहुत पहले ही किया जा चुका है। केंद्र सरकार के द्वारा आप देख सकते हैं
103वां संविधान संशोधन लाया गया था और इसके पर जो है आर्टिकल 15 और 16 में संशोधन किया गया था। और संविधान में जब इसका गया था तो संविधान के द्वारा भी इसको बोला गया था कि ये वैलिड है, इसके संवैधानिकता को बताया गया सही है, यानी संवैधानिक रूप से इसको सही माना गया था। और इसमें आर्टिकल 103वां अमेंडमेंट के माध्यम से क्या किया गया था, तो आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 15 और 16 में संशोधन किया गया था। और 15 के तहत बताया गया था कि 10% जो है, और 16 में भी 10% जो सरकारी नौकरी में है, आर्टिकल 16 के तहत बताया गया था। आप देख सकते हैं कि 10% सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया गया था EWS के लिए। और आर्टिकल 15 के तहत आप देख सकते हैं कि उसमें बताया गया था कि सरकारी शिक्षण संस्थान में EWS के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा कि आरक्षण के 50% सीमा को वायलेट किया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हमने बिहार सरकार के द्वारा जो आरक्षण दिया गया उसको पटना हाई कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब देखना है कि आगे क्या होता है। सरकार हो सकता है तो जिस प्रकार जाति आधारित जनगणना पे हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट गई है, तो सरकार आगे जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। फिलहाल जो व्यवस्था रहेगी, जो पुरानी व्यवस्था है, वही व्यवस्था के तहत रहेगा। अब हम लोग को देखना है कि अब सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद क्या होता है। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हमने इसके बारे में बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।